मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी भाई संजीव सर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला, उसके साथ संज्ञा और सर्वनाम। आज हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हम थ्योरी भाई पढ़ेंगे। उसके बाद हम जब थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। देखेंगे वर्णमाला को। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित से तात्पर्य है कि जो भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का एक निश्चित क्रम है कि पहले वर्णमाला में स्वर को रखा है, उसके बाद का वर्ग रखा है, चा वर्ग रखा है। ठीक है, तो क्या है, एक व्यवस्थित समूह है। ऐसा नहीं कि हम का वर्ग रखा है और उसके बाद हम टा वर्ग की बात की जाए। तो यहाँ तक क्लियर। जब भी बात की जाए वर्णमाला, तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। देखेंगे नेक्स्ट है वर्ण क्या है। नेक्स्ट क्या है देखेंगे यहाँ पर वर्ण। नेक्स्ट है वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसके टुकड़े ना किए जा सके। वर्ण क्या है? कि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। तात्पर्य क्या है देखेंगे। जैसे आ, का, खा और गा। यहाँ पर देखेंगे आ क्या है? स्वर है। उसी प्रकार देखेंगे का व्यंजन है, लेकिन हम इसके नीचे आप देखेंगे ये हलंत लगा है। यहाँ पर हलंत लगा है। इसका तात्पर्य क्या है कि यह का आधा है। खा के भी नीचे भी हलंत लगा है और गा के नीचे भी हलंत लगा है। इसका तात्पर्य है कि का, खा, गा जो वर्ण है वह आधे हैं, यानी कि का पूरा नहीं है, इसलिए वर्ण है। ठीक है ना। इसके आप टुकड़े नहीं कर सकते। यदि का अक्षर पूरा होता तो इसके टुकड़े हो सकते थे का प्लस आ में, लेकिन यह पहले से ही आधा है। इसका तात्पर्य है कि हलंत लगा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है? अक्षर को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? आ प्लस क्षर। अक्षर को कैसे तोड़ेंगे? आ प्लस क्षर, यानी कि अक्षर, जिसका अर्थ होता है जिसका नाश ना हो। अक्षर जिसका क्या मतलब होता है? जिसका नाश ना हो। देखेंगे स्वर सहित व्यंजन, यानी कि स्वर सहित व्यंजन को हम अक्षर कहते हैं। देखेंगे यहाँ पर हमने बताया कि का क्या है? वर्ण है, लेकिन आ क्या है? स्वर है। जब का वर्ण में हम आ स्वर को ऐड करते हैं तो हमारा क्या अक्षर बनता है? का अक्षर बन जाता है। देखेंगे यहाँ पर का अक्षर बन गया है। तो आप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे जैसे राम लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा? राम लिखा है। जब हम इसको तोड़ेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रा, इसमें बड़ा आ आएगा यानी कि स्वर है, माँ और छोटा आ आएगा। तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया। तो तोड़ के कैसे लिखेंगे? रा बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ध्वनि क्या है? ध्वनि देखेंगे जिसे सुना जा सकता है लेकिन हम देख नहीं सकते। ध्वनि को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं, बट हम उसको देख नहीं सकते। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ध्वनि है वह मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है? मौखिक इकाई है। ठीक है, यहाँ देखेंगे लिपि क्या है? लिपि है भाषा लिखने का तरीका। लिपि से क्या तात्पर्य है? लिपि क्या होती है? लिपि होती है कि भाषा लिखने का तरीका को हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं और पंजाबी भाषा को हम गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब देखेंगे हमने अभी क्या पढ़ा? वर्णमाला पढ़ी। वर्णमाला में हमने डेफिनेशन देखी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या देखा? जो वर्ण है वह क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई है
और ध्वनि क्या है, सबसे छोटी मौखिक इकाई है। इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, अक्षर जिसका नाश ना हो, जैसे का अक्षर है, यह किससे मिलकर बना होता है, वर्ण से और स्वर से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ध्वनि, ध्वनि में क्या बताया था, यह सबसे छोटी मौखिक इकाई है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कुल वर्ण कितने हैं। हमारी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 है, यानी कि 52 है। वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, 52 है। देखेंगे कि इसमें 11 स्वर है, 11 स्वर है, प्लस 33 व्यंजन है, 2 अयोगवा है, 4 संयुक्त है, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से कि स्वर कौन कौन से हैं। छोटा से लेके आओ तक, छोटा से लेके आओ तक क्या है, सभी स्वर हैं। इसके बाद व्यंजन में देखेंगे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता, पा, या। यहाँ पर देखेंगे या, रा, ला, वा और सा, यहाँ तक भी व्यंजन है। टोटल व्यंजन कितने हैं, 33। अयोग वाग में क्या आता है, अयोग वाय, अयोग वाय में क्या है, अंग और आहा, 2 अयोग वाय है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या है, छ, त्रा, ज्या, छत्रा ज्या और स्रा, 4 संयुक्त व्यंजन है, 2 उत्क्षिप्त है, डा और ड़िया, डा और ढा। नेक्स्ट, कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि वर्णमाला में 33 वर्ण है, यानी कि वैसे देखा जाए तो 52 वर्ण है, परंतु जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं तो उन्होंने कहा है कि वर्णमाला में हम 33 वर्ण को मानते हैं। तो आप इसको भी नोट कर लेना या याद रख सकते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा कि 43 वर्ण होते हैं। क्लियर। अब देखेंगे हम स्वर को। स्वर क्या होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र बिना रुकावट रूप में होता है, जैसे आ, ई और उ। स्वर क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं, स्वर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या 11 है, आपने पहले भी पढ़ा था, स्वरों की कुल संख्या 11 है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है। बात की जाए कि उच्चारण के स्थान पर स्वरों की संख्या 10 है। यहाँ पर हम री को काउंट नहीं करते हैं। किसको काउंट नहीं करते हैं, री को काउंट नहीं करते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर स्वरों, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या। अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। कितनी है, 13 है। चलिए नेक्स्ट, तो इस पर हमने क्या देखा, कुल वर्ण देखे। कुल वर्ण कितने थे, 52। इसके बाद 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 2 अयोगवा है, 2 अयोगवा हैं और 4 संयुक्त और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। पूरी जो वर्णमाला है उसको हमने एक क्रम में तोड़ दिया और उसको फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट को समझ लिया कि पहले स्वर देखा, फिर व्यंजन, फिर अयोगवा और संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन क्या है, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लगती है। यानी कि हम जब भी व्यंजन को बोलते हैं तो बिना हम स्वर के नहीं बोल सकते हैं। जैसे देखेंगे का, हमने कहा क्या, का, तो जब हमने का कहा तो का के साथ यहाँ पर आ भी आया है। आ क्या है, स्वर है। आ क्या है, स्वर है। उसी प्रकार खा में भी स्वर है और गा में भी आ स्वर है। तो हमने क्या देखा कि जो व्यंजन होते हैं हम उनको स्वर की सहायता से बोलते हैं, बिना स्वर की सहायता से हम उन्हें
नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट है संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हम कहते हैं हल। संस्कृत भाषा में हम क्या कहते हैं? हल। अब देखेंगे क्या है। अब है बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीका देखिए जी क्या है। बिंदु लगाने का तरीका से तात्पर्य है कि जब देखेंगे आप इस प्रकार से बिंदी लगी हो, यानी कि एक डंडा हो, ऊपर सिरोरेखा हो और नीचे डंडा के नीचे बगल में बिंदी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? देखें, इसे कहते हैं हम पंचमाक्षर। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। पंचमा अक्षर कहते हैं उसे हम कहते हैं पंचमाक्षर। जैसे लिखा है यहाँ पर पंप, तो पंप में हमने यहाँ पे क्या लिखा? पंप पे। यहाँ भी पंप लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो अंगी बिंदी थी उसको हटा के हमने माँ कर दिया, यानी कि पा वर्ग का हमने पांचवा अक्षर ले लिया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर। उसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ पर? शंकर। तो शंकर में यहाँ पर देखिए अंकी बिंदी के बाद वाला शब्द, अंकी बिंदी के बाद वाला शब्द क्या है? का। और का पांचवा अक्षर कौन सा होता है? अंगा। तो अंगा लिख दिया और उसके बाद कावरा कर लिख दिया। ठीक उसी प्रकार देखेंगे आडंबर, तो यहाँ पर अंकी बिंदी किस पे है? डा पर है। डा के अगला वाला शब्द कौन सा है? बा। बा का पंचमा अक्षर क्या हुआ? माँ। माँ हुआ ना, तो यहाँ पर माँ आ गया, आडंबर हो गया। उसी प्रकार दंड। दंड में इसका अंकी बिंदी है वह किस पर है? दा पर है, और डा है उसका पांचवा अक्षर क्या होगा? देखेंगे यहाँ, तो क्या हो गया? दंड। आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि पंचमाक्षर क्या होते हैं। पंचमाक्षर इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जिस भी शब्द पर अनुस्वार हो, यानी कि बिंदी लगी हो, तो उसके अगले यानी कि उसके आगे वाला शब्द है, आगे वाला जो वर्ण है उसका पांचवा अक्षर, जैसे का है तो का के पांचवा अक्षर क्या होगा? अंगा। तो अंगा को हम आगे लिख देते हैं, बाकी सेम वर्ड लिखते जाते हैं। सिर्फ इतना सा है, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट है नुक्ता। नुक्ता क्या होता है देखेंगे। नुक्ता क्या है देखेंगे। नुक्ता आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक सिरोरेखा के बगल में यहाँ बिंदी लगी रहती है, तो उसे कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। देखिए का, खा, जा, फा, तो ये क्या है? अरबी फारसी शब्द है। ये क्या है? अरबी फारसी शब्द है। क्या है? अरबी फारसी शब्द है। नेक्स्ट जैसे लिखा जरा। जरा से तात्पर्य क्या होता है? बुढ़ापा। जरा से तात्पर्य क्या होता है? बुढ़ापा। जरा से तात्पर्य होता है बुढ़ापा। लेकिन जब जरा के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा, कहते नहीं जरा सा। लेकिन जरा का तात्पर्य होता है बुढ़ापा, लेकिन जब उसके नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं उसका अर्थ हो जाता है थोड़ा सा। उसी प्रकार फन माने क्या होता है? सांप, लेकिन फन जब उसके नीचे नुक्ता लगा देते हैं उसका अर्थ हो जाता है हुनर। उसका अर्थ क्या हो जाता है? हुनर। इसके बाद अगला है खाना। खाना से तात्पर्य क्या होता है? भोजन। खाना से तात्पर्य क्या होता है? भोजन। लेकिन जब हम खाना के नीचे नुक्ता लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? कमरा। खाना के नीचे जब हम नुक्ता लगा देते तो क्या हो जाता है? कमरा। जैसे दवा खाना, यानी कि दवाई वाला जो कमरा होता है वो क्या कहते हैं? दवा खाना। ठीक है, तो इस पर खाना से क्या तात्पर्य है? कमरा से। खाना का मतलब क्या होता है? कमरा। और अगर नुक्ता नहीं लगा है तो खाना का सीधा अर्थ होता है भोजन। अब देखेंगे एक इसके बाद अगला है गोल। गोल का तात्पर्य क्या है? वृत्त। गोल का तात्पर्य क्या है? वृत्त। लेकिन उसी प्रकार जब गोल के नीचे नुक्ता लग जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है, तो क्या हो जाता है उसका अर्थ? दल। गोल का अर्थ क्या हो जाता है? दल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रयोग किया है। जो नुक्ता का प्रयोग है वह किसने प्रयोग किया है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने इसका प्रयोग किया है। जीभ में मूल से उच्चारण, इसलिए अलिजिह्वा या जिह्वा मूलक कहते हैं। क्या है कि जब हम इनको बोलते हैं
तो जीभ में थोड़ा उच्चारण बदल जाता है, इसलिए इनको हम अलिजिह्वा या जिह्वा मूलक शब्द भी कहते हैं। क्लियर? आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने अभी तक क्या पढ़ा देखेंगे। व्यंजन पढ़ा है। व्यंजन क्या है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित किए जाते हैं। इसके बाद पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या पढ़ा? पंचमाक्षर में क्या होता है कि जिस पर अनुस्वार लगा होता है उसके आगे वाले शब्द के पांचवा जो अक्षर होगा उसको हम लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम? पंचमाक्षर। नेक्स्ट, यहाँ पर नुक्ता देखा। नुक्ता कहाँ से आया है? अरबी फारसी भाषा शब्द है। इसका प्रयोग किसने किया है? राजर्षि प्रसाद शतानी हिंद ने किया है। देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है अनुस्वार। नेक्स्ट क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार में क्या होता है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदी होती है। शिरोरेखा के ऊपर बिंदी होती है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे पंप, जैसे क्या है? पंप और चंपा। जैसे क्या है? पंप और चंपा। नेक्स्ट है जब शिरोरेखा की एकदम नीचे बिंदी हो, शिरोरेखा की एकदम नीचे बिंदी हो, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण। उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुण। इसमें डा और ढा आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। किस प्रकार हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, आइए देखते हैं। पहला वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। पहला वर्गीकरण हम किस प्रकार करेंगे? मात्रा के आधार पर। पहला है मात्रा के आधार पर। पहला है मात्रा के आधार पर। देखेंगे मात्रा के आधार पर, इसमें देखेंगे हास्य या हास्य स्वर, हास्य स्वर या लघु या एकमात्रिक, उच्चारण में कम समय लगे। हास्य स्वर क्या होते हैं? उच्चारण में कम समय लगे। देखेंगे कौन कौन से स्वर हैं। आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री, यानी कि 4 हैं। कितने हैं? 4। हास्य स्वर की संख्या कितनी है? कभी कभी पूछा भी जाता है कि हास्य स्वरों की संख्या कितनी है, तो देखेंगे हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। नेक्स्ट, इसको हम पाई रेखा, यानी कि एक डंडा है, इसे हम कहते हैं पाई रेखा द्वारा दर्शाते हैं। पाई रेखा तो क्या करते हैं? दर्शाते हैं। इसे हम पाई रेखा द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसका दूसरा है दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। सेकंड क्या है? दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर। इसमें क्या है? जिसके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे। इसका तात्पर्य क्या है कि जो लघु स्वर था उससे दोगुना समय लगे। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, आइए देखते हैं। इसमें बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए, आय, ओ, आओ। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? टोटल 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। और लघु स्वरों की संख्या कितनी थी? 4। इसको आप याद रखना क्योंकि यह पूछा भी जाता है। इसके बाद है इसको हम वर्तुल रेखा, यानी कि इसको हम एस, जो अंग्रेजी में एस है उसको हम वर्तुल रेखा कहते हैं हिंदी में। इसके द्वारा हम प्रतिशत करते हैं। इसका प्रयोग आप जब आप छंद पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग आप वहाँ पे करेंगे कि किस प्रकार हम वर्तुल रेखा का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार हम खड़ी पाई का इस्तेमाल करते हैं। तो जब छंद की क्लास आएगी तो हम इसको एक बार बताएंगे कि हमने किस प्रकार दर्शन चिन्ह है जिसका इसका प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है 2 और इसका अर्थ होता है 1। जब छंद पढ़ेंगे तो बताएंगे। चलिए नेक्स्ट है प्लूत स्वर। नेक्स्ट क्या है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे। जिनका उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, जैसे राम, ओ,
यानी कि दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। मात्रा सिर्फ किसकी होती है? स्वरों की। व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने यहाँ पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ा है? मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु के पार्ट यानी कि लघु कितने होते हैं? 4 होते हैं। दीर्घ कितने होते हैं? दीर्घ 7 होते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे है जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। अभी हमने वर्गीकरण पढ़ा था ना, तो ये पढ़ा था, देखो अभी पढ़ा था हमने मात्रा के आधार पर। अब वर्गीकरण है जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। देखेंगे अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, यानी कि जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से डिवाइड किया है, अग्र, मध्य, पश्च। अग्रस्वर में देखेंगे जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। अग्रस्वर में क्या है? जो जीभ के अग्रस्वर है जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। छोटी, बड़ी, ए, आई। छोटी, बड़ी, ए, आई। नेक्स्ट देखेंगे मध्य स्वर जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। इसमें आ आता है। क्या आता है? आ। इसमें आ आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर क्या होते हैं? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। जिसमें क्या है देखेंगे, जिसमें है बड़ा, छोटऊ, बड़ऊ, ओ और औ। यहाँ पर देखेंगे पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या है? जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब वर्गीकरण है मुंह खुलने के आधार पर। अब वर्गीकरण किसके आधार पर है? मुंह खुलने के आधार पर वर्गीकरण है। देखेंगे विवृत स्वर। क्या है? विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर को देखेंगे। फिर अर्धविवृत स्वर, उसके बाद संवृत स्वर और अर्धसंवृत स्वर। विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और संवृत और असंवृत स्वर। देखेंगे विवृत स्वर से तात्पर्य है कि मुंह पूरा खुला हो। मुंह कैसा हो? पूरा खुला हो। पूरा खुला हो। जैसे आ, जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है, जैसे आ, तो मुंह पूरा खुला है। अर्धविपरीत में क्या होता है कि मुंह आधा खुला हो, जैसे आ, ए, ओ। मुंह खुला है लेकिन मुंह कैसा खुला है? आधा खुला है। इसलिए अर्धविपरीत में क्या होता है? आ, ए, ओ। नेक्स्ट है संवृत स्वर। संवृत स्वर में क्या है? मुंह लगभग बंद होता है। बंद नहीं होता परंतु लगभग बंद ही होता है। जैसे ई, ए, ई, बड़ी ई, छोटाऊ और बड़ऊ। लगभग बंद ही माना जाता है पर पूर्णतः बंद नहीं होता है। इसके बाद है अर्धसंवृत स्वर। इसके बाद क्या है? अर्धसंवृत स्वर। देखेंगे इसमें क्या है? मुंह आधा बंद हो। मुंह आधा बंद हो, जैसे ए और ओ। मुंह खुला है लेकिन आधा बंद है, तो अर्धसंवृत स्वर में क्या आता है? ए और ओ। नेक्स्ट जातीय विभाजन। अब क्या है? जातीय विभाजन। किस प्रकार विभाजन करते हैं? देखिए सजातीय और विजातीय। जातीय विभाजन को हम 2 प्रकार से विभाजन करते हैं। जातीय विभाजन, सजातीय और विजातीय। सजातीय में क्या आता है? वे सभी स्वर जो एक ही जाति की हो। सजातीय स्वर क्या होते हैं कि जो एक ही जाति के स्वर होते हैं। सजातीय स्वर क्या होते हैं? जो एक ही जाति के स्वर होते हैं। जैसे बड़ा, बड़ी और बड़ऊ। यहाँ पर देखेंगे एक ही जाति से तात्पर्य है कि यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, मतलब
आ और आ से मिलकर बड़ा आ का निर्माण हुआ है। तो एक ही जाति के शब्द से, लेकिन इसने दूसरी जाति के शब्द को बनाया है। जैसे छुट्टी और छुट्टी मिलकर बड़ी ई को बनाया है। इस छुट्टी और छुट्टी मिलकर किसको बनाया है? बड़ी को बनाया है। ठीक है, उसी प्रकार छोटू और छोटू मिलकर बड़ा को बनाया है। तो यहाँ पर जातीय से क्या तात्पर्य है? जो एक ही जाति के हैं, यानी छोटी भी एक जाति की और बड़ी भी, छोटी भी एक जाति है, लेकिन इसने बनाया किसको है? बड़ी को बना दिया मिलके। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है विजातीय स्वर। विजातीय स्वर क्या होते हैं? जो अलग अलग जाति के हों। विजातीय स्वर क्या होते हैं? जो अलग अलग जाति के हो। जैसे ए ऐ ओ आओ, ए ऐ ओ आओ, ये क्या है? विजातीय स्वर है। देखेंगे कैसे। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर देखेंगे आप कि ए है। क्या है? ए छोटा से मिलकर भी बना है। एक मिनट, यहाँ पे देखेंगे कि जो ए है वह छोटा से मिलकर बना है और छोटी से मिलकर बना है, यानी कि छोटा अलग है और छोटी अलग है। यदि यहाँ पर छोटा छोटा होता तो फिर बड़ा का निर्माण होता, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर ए है। इसका तात्पर्य है कि विजातीय स्वर क्या होते हैं? कि जो अलग अलग से बने हों। जैसे ओ छोटा प्लस छोटा उससे मिलकर बना है, आओ छोटा प्लस ओ से मिलकर बना है, इसलिए हम इनको विजातीय स्वर कहते हैं। इसमें क्या है? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। हाँ, विजातीय स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है। यहाँ तक क्लियर? आप देखेंगे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर याद करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा है। आप इसको एक दो बार जब पढ़ेंगे तो आशा करते हैं कि ज़रूर याद हो जाएगा, परंतु क्या है, थोड़ी जटिल चीज़ें हैं। और वर्णमाला टॉपिक क्या है कि पूरा देखेंगे कि आप जब आप आगे की क्लास करेंगे तो पूरी क्लास में आप यही देखेंगे कि वर्णमाला यदि आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि यहीं से आप संधि सीखेंगे, यहीं से आप छंद में काम आएंगे जो आप पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर, और ख़ासतौर पे वर्णमाला, जिसमें क्या है कि थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा है याद करने की चीज़ें, बट इतना नहीं कि आप एक दो बार इसकी रीडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। हालांकि आप नोट्स की लिखा है तो आप इस नोट्स को लिख भी सकते हैं, जिससे आपको क्या है कि बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप एक बार नोट्स बना लीजिए और अगली बार जब आपको लगे कि हमें रिवीजन करना है तो आप इसी वीडियो को 2x पर देख सकते हैं, जिससे क्या है आपका टाइम भी बचेगा। तो आप एक बार आपने वीडियो देख के नोट्स बना लिए, दोबारा आपको जब रिवीजन करना है तो आप इसका 2x में देख सकते हैं, जिससे क्या है आपके टाइम की भी बचत होगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक देख लिए, अब आगे देखते हैं। आगे है व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? वर्गीय व्यंजन। क्या पूछा है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? 25। यहाँ पर पूछा है वर्गीय व्यंजनों की संख्या है 25। देखेंगे कि वर्गीय व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, थोड़ा जटिल है परंतु आप देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर है का खा गा घा, यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं? ये का खा का घा, इसको बोलते हैं हम का वर्ग। क्या बोलते हैं? का वर्ग। ठीक है, उसी प्रकार चा छा जा यहाँ को हम बोलते हैं चा वर्ग। और आगे टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो लास्ट का जो 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर, इसको हम बोलते हैं नासिक व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको? नासिक व्यंजन। अब आगे के जो 4 बचे हैं, यानी कि का की लाइन और टा ता पा, यानी कि का वर्ग टा ता पा, इसको बोलते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। लेकिन चा चा छा जा झा, 4, इनसे बोलते हैं हम संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। क्या बोलते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन।
इसको बोलते हैं हम संघर्ष स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? या, रा, ला, वा, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी है? 4 अंतस्थ व्यंजन। इसी के साथ है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। इसमें क्या है? सा, सा और सा। हाँ, इनका उच्चारण में गर्म ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है। आप अभी बोल के देखिए सा, तो आपके मुंह से जो वायु है, गर्म वायु, वह बाहर की तरफ निकलेंगी। आप एक बार कोशिश कीजिए कि निकलती या नहीं। देखिए सा, तो आप जब अपने मुंह के आगे हाथ लगाएंगे तो लिखिएगा सा, तो गर्म वायु बाहर की तरफ निकलती है। ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तीनों ही साल और एक हा, इनकी संख्या भी 4 होती है। चलिए नेक्स्ट है आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर। इसमें क्या है? अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगत स्वर क्या है? कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हम हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉस्टल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, कॉफ़ी। अब यहाँ पे देखेंगे आप, देखेंगे हॉस्टल। क्या है? हॉस्टल। यहाँ पर हा के ऊपर चांद बिंदी की है, तो इसे क्या है? आगत स्वर। इस प्रकार से लिखा है ना, हॉस्टल, तो यही क्या है? आगत स्वर में आता है। जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज। नेक्स्ट क्या है? नॉलेज और कॉफ़ी। तो आगत स्वर यही होता है कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हम हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेसिकली आगत स्वर क्या होते हैं कि जो हम अंग्रेजी के शब्द होते हैं उनको हम हिंदी में लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वर्गीय व्यंजन। आप इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमने इसमें क्या बताया था? वर्गीय व्यंजनों की संख्या हमेशा याद रखना पूछी भी जाती है, 25 होती है। 25 होती है वर्गीय व्यंजनों की संख्या। कितनी होती है? 25, जिसमें का, खा, गा, घा, का वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 4 यहाँ से ऊपर के, और 12 यहाँ के, यानी कि 12 इधर के। 12 और 4 16 क्या हो जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। लेकिन चा, छा, जा, झा, 4 क्या होते हैं? ये संघर्ष स्पर्शी होते हैं। ये क्या होते हैं? संघर्ष स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो थोड़ा सा इनको याद रखना जरूरी है। बाकी आप कन्फ्यूज मत होना, और नोट्स बना लेंगे तो आप ज़्यादा ही बेटर रहेंगे। बाकी 5वां अक्षर जो 5वां होता है उसे तो हम नासिक व्यंजन कहते ही हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। अब क्या है? हम जो हमारे व्यंजन थे, अब हम उनको उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पर करेंगे? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर हम किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। आइए देखते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ। कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है। हमने अभी आपको बताया कि का वर्ग में क्या क्या आता है। जो का वर्ग में ये 5 आते हैं। क्या आते हैं? 5 आते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, इंग। उसी प्रकार जब चा वर्ग की बात की जाए तो चा वर्ग में भी 5 ही आते हैं। इसी प्रकार टा वर्ग और ता और पा वर्ग आता है। ठीक है, तो क्या है? जो का वर्ग होता है उसे हम बोलते हैं कंठ।
और चा वर्ग को क्या बोलते हैं हम? तालु। टा वर्ग को बोलते हैं हम मूर्धा। ता वर्ग को बोलते हैं हम दंत और पा वर्ग को बोलते हैं हम होठ। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। अब देखें कंठ, जिसे हम कंठ बोलते हैं उसे हम कंठ भी बोलते हैं। तालु से तालव्य, मूर्धा से मूर्धन्य, दंत से दंत्य, होठ से ओष्ठ्य। इसमें कुछ वर्ण एक्स्ट्रा भी लिखते हैं, जैसे देखेंगे हम यहाँ पर क्या है कि हमने बताया था कंठ में का वर्ग तो आता ही है, लेकिन का वर्ग के साथ कुछ वर्ण एक्स्ट्रा और भी आते हैं, जैसे बड़ा, छोटा और हा। आप इन तीनों को और याद कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि कंठ की बात करते हैं हम तो कंठ से तात्पर्य हमें पता है कि का वर्ण तो आता है और का वर्ण के हमें जो वर्ण होते हैं वह याद होते हैं, परंतु हम इन वर्ण को याद करना भूल जाते हैं, इसलिए क्योंकि पेपर में इन्हीं वर्णों को पूछता है। जैसे छोटा, बड़ा और हा है, इसको पूछेगा कि कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं, तो हमें याद रखना जरूरी है कि ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कंठ के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि तालव्य, तालव्य में क्या है? तालु। तालु क्या है? चावर्ग। चावर्ग की बात की तो चा की पूरी लाइन आती है, यानी कि चावर्ग तो पता ही आएगा, लेकिन इसके साथ हम छोटी यानी कि बड़ी, या और सा, इन चार वर्ण को और याद रखना जरूरी है। उसी प्रकार देखेंगे मूर्धा। मूर्धा में क्या आता है? टावर्ग आता है। मूर्धा में टावर्ग आता है। इसके साथ अन्य वर्ण कौन से आते हैं? री, रा और सा आते हैं। मूर्धा में क्या आते हैं? री, रा, सा। इसी प्रकार दंत, क्या है? दंत। दंत में क्या आता है? तावर्ग आता है। दंत में क्या आता है? तावर्ग आता है। तावर्ग के साथ देखेंगे ला, सा, जे। दंत के साथ क्या आता है? ला, सा, जे। और आखिरी होठ। होठ से क्या आता है? पा वर्ग आता है। क्या आता है? पा वर्ग आता है। इसमें देखेंगे छोटऊ और बड़ऊ, छोटा और बड़ऊ आते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कि हमने देखा उच्चारण के, यहाँ देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया है। किसके आधार पर किया है? उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण किया है, जिसमें हमने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ में डिवाइड किया है। इसके अंतर्गत हमने बताया है कि कंठ से तात्पर्य का वर्ग से है, तालु से तात्पर्य चा वर्ग से है, मूर्धा से तात्पर्य टा वर्ग से है और दंत से तात्पर्य ता वर्ग से है, होठ से तात्पर्य पा वर्ग से है। इसके साथ हमने बताया कि कंठ में कुछ वर्ण और भी हैं जिन्हें हम याद रखते हैं, जैसे बड़ा, छोटा, हा। तालु, तालु में भी कुछ वर्ण हैं, जैसे छोटी, बड़ी, या और सा। उसी प्रकार मूर्धा, मूर्धा में क्या है? टा वर्ग, उसके अलावा री, रा, सा। दंत में क्या है? दंत में क्या है? ता वर्ग आता है पूरा, इसके अलावा ला, सा, जे। होठ, होठ में क्या आता है? पा वर्ग आता है और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यहाँ तक क्लियर? आगे देखेंगे, आगे है अल्प प्राण। अल्प प्राण देखेंगे, अल्प प्राण क्या होता है? जिसके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो, जिसके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। जब हम उसका उच्चारण करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम श्वास खर्च हो, यानी कि हमें कम सांस लेनी पड़ेगी, कम श्वास खर्च होगी। देखेंगे क्या है? फर्स्ट, थर्ड, 5, अंतस्थ व्यंजन 11 लवा, ड, सभी स्वर, टोटल 31। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण से क्या है कि जिसका उच्चारण में कम श्वास खर्च हो। क्लियर? इसके अलावा क्या है? पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग।
अब देखेंगे हम यहाँ पे वर्ग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहला वर्ग से तात्पर्य क्या है? का। पहला वर्ग से तात्पर्य क्या है? का। पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अल्प प्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? मतलब का पूरी लाइन, गा की पूरी लाइन, गा की पूरी लाइन, इसको क्या कहते हैं? अल्प प्राण। चलिए देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे अल्प प्राण। क्लियर? यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो गया और सभी स्वर हो गए। टोटल कितने हैं? 31। इसके बाद अगला है महाप्राण। अगला क्या है? महाप्राण। महाप्राण में क्या है? जिसके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो। जिसके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो। जिसके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो। देखेंगे किसमें? सेकंड वर्ग यानी कि दूसरा वर्ग। दूसरे वर्ग के साथ पर खा वर्ग। यहाँ पर हमने लिखा है सेकंड, इसका मतलब समझाना आपको कि खा वर्ग की बात कर रहे हैं, खा से नीचे। और 4 यहाँ ऊष्मीय व्यंजन। टोटल कितने होते हैं? 15। टोटल 15 होते हैं। देखेंगे सेकंड वर्ग की, मतलब में सेकंड वर्ग की बात करते हैं जब, तो उसमें क्या आता है? खा भी आएगा और छा भी आएगा, मतलब नीचे की तरफ जाते हैं टोटल वर्ग। मतलब सेकंड जी है, छा भी सेकंड स्थान पर आ रहा है। उसी प्रकार घा भी आएगा, क्योंकि इसका क्या था? 2 और 4, यानी कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। तो देखो खा 2 नंबर पर आ रहा, घा 4 नंबर पर मिल रहा आपको। तो यही हमने कहा था कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है सघोष व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? सघोष व्यंजन। देखेंगे सघोष व्यंजन। स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है। इसमें क्या कहा है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है। देखेंगे इसमें क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं? तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, यानी कि 3, 4, 5। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन आते हैं और सभी स्वर आते हैं। इनकी संख्या भी अल्प प्राण की तरह 31 होती है। इतनी इनकी संख्या कितनी होती है? 31। नेक्स्ट है अघोष व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? अघोष व्यंजन। देखेंगे स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती। जबकि स्वर व्यंजन में क्या था? सघोष व्यंजन में क्या था कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा निकलती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि अघोष व्यंजन में क्या कहा है कि स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। देखेंगे इसमें कौन से वर्ग आते हैं? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, जैसे इसमें का भी आएगा और चा भी आएगा। पहले का पहले पे आता है, खा भी चा भी आएगा, लेकिन इसमें गा नहीं आएगा ना, क्योंकि का तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, एक संख्या भी 13 होती है। एक संख्या कितनी होती है? 13। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्या है? संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों से हुआ है। निर्माण क्या हुआ है? एक से अधिक व्यंजनों से हुआ है। ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजनों से हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे देखेंगे छाय। छाय, इसको देखेंगे यह किससे मिलकर बना है? यहाँ पर का भी है, सा भी है और आ भी है, यानी कि एक से अधिक व्यंजन हो गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। उसी प्रकार ता क्या है? मतलब त्रा को देखेंगे, ता है
रा है और आ है। उसी प्रकार ज्या को देखेंगे, ज्या, जा, इया, आ है। सरा को बोलेंगे, देखेंगे, सा, रा और आ। इसमें क्या है, एक से अधिक व्यंजन आए हैं, इसलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर का भी आया है और सा भी आया है, तो दो व्यंजन आए हैं, तो एक से अधिक तो हो गए ना, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है वर्णमाला शब्दकोश के अनुसार स्थान। अब ये क्या है देखिए, जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला में देखते हैं कि ए से जेड तक जाते हैं, ठीक है। आप रीजनिंग में देखते होंगे कि क्वेश्चन आते हैं कि इनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। उसी प्रकार इंग्लिश का क्रम होता है, जैसे ABCD से लेकर जेड तक। उसी प्रकार हिंदी वर्णमाला का भी क्रम होता है। क्या होता है, हिंदी वर्णमाला का भी क्रम होता है कि हम हिंदी वर्णमाला में किस वर्ण को पहले रखें और किस वर्ण को बाद में रखें। देखेंगे यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे स्वरों का क्रम। स्वरों में क्या है, जो अंगी बिंदी यानी कि अंग है, उसको हम सबसे पहले रखते हैं। उसके बाद फिर चांद बिंदी आती है और उसके बाद विसर्ग आती है। फिर आ से स्टार्ट करते हैं हम, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी और अवता। तो ये हमारा स्वरों का क्रम हो जाता है। स्वरों के क्रम में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम अंग की बिंदी को यानी कि अनुस्वार को प्राथमिकता देते हैं। और हालांकि ऐसा नियम है, माना जाता है कि इसी क्रम में सभी जो शब्दकोश हैं उनको हम रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्वरों का क्रम देख लिया है। अब देखेंगे हम वर्णमाला का यानी कि व्यंजनों का क्रम। देखते हैं, व्यंजनों के क्रम में देखेंगे हम का के बाद क्या है, यहाँ पर देखेंगे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, सा यानी कि त्रा, छत्रज्ञ। तो यहाँ पे क्या है, का के बाद क्या आता है, छा, का के बाद क्या आया है, छा। और इस प्रकार खा, गा, खा, इंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर चा, छा, जा के बाद क्या है, इसको इम्पोर्टेंट है, ता, टा, ठा, डा, इंगे। इसको देखो, यहाँ पर देखो, ता के बाद त्रा यहाँ पर आया है। तो इनको हमें याद रखना होता है कि जैसे छा आ गया है तो पता है कि छा से पहले का आएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमने ले लिया कि छा छत्री है तो छा छत्री है तो सबसे बाद में आता है तो हमने उससे पहले खा लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि खा से पहले छा छत्री आता है, तो इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है। आगे देखेंगे, या, रा, ला, वा, सा, यहाँ पर देखेंगे सिरा आ गया, यहाँ पर देखेंगे सिरा आ गया। अब क्या होता है कि गलती कहाँ होती है, जैसे अब उदाहरण में देखेंगे आप, सा हाँ। अब देखेंगे यहाँ पर उदाहरण में क्या लिखा है, इसको देखेंगे आप। यहाँ पर लिखा है, वो आपसे पूछेगा कि कक्षा और कमल को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। किसके क्रम में लिखिए, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। कक्षा को भी और कमल को भी शब्दकोश के क्रम में लिखना है। यहाँ पे देखिए, जब हम कक्षा को तोड़ेंगे यानी कि हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर का आएगा, उसके बाद आ आएगा, तो का टूट गया, इसके नीचे हलंत लगेगा। फिर का आएगा, सा और आ आएगा, क्योंकि कक्षा में बताया था ना संयुक्त व्यंजन में संयुक्त है, इसलिए इसको तोड़ दिया। अब हम कमल को तोड़ेंगे तो का आएगा, इसके नीचे हलंत लगा होगा, आ आएगा, मा आएगा, हलंत लगा होगा और ला आएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे हम, का से का बराबर हो गया, आ से आ बराबर हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर बराबर हो गया ना, बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे का और माँ,
अब इसमें देखेंगे कि का पहले आता है और माँ बाद में आता है। ये बात मानते ना कि का पहले आएगा और माँ बाद में आएगा। तो जो पहले आया उसको प्राथमिकता हम पहले देंगे। तो इस प्रकार से फर्स्ट नंबर पर कक्षा हो जाएगा और सेकंड पर क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शब्दकोश है उनका क्रम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। यही होता है कि जो शब्दकोश का क्रम निर्धारित करने में दिक्कत आती है। बाकी यदि आपको पता है कि किस वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं आगे। आगे है वर्ण विच्छेद। यहाँ पर क्या है, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि वर्णों को तोड़ना। इसका तात्पर्य क्या होता है? वर्णों को तोड़ना या उसको तोड़कर अलग अलग करके लिखना, यानी कि वर्णों को तोड़कर अलग अलग करके लिखना। देखेंगे, इसको देखेंगे। यहाँ पर लिखा है तया। क्या लिखा है? तया। यहाँ पर लिखा है तया। तया से तात्पर्य क्या है कि इसको हम तोड़ेंगे तो किस प्रकार से तोड़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे आधा ता दिख रहा है, यहाँ पर आधा ता है। तो आधा ता है तो हमने यहाँ पर भी आधा ही ता लिखा है और इसके नीचे हलंत लगा दिया है। उसी प्रकार हमने यहाँ पर या लिखा है और या से यहाँ पर देखेंगे बड़ा या आ था तो यहाँ पर हमने उसका बड़ा यानी लिख दिया है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है सत्य। आगे क्या है? सत्य, यानी कि सा पूरा वर्ण है तो हम सा को हलंत लगाएंगे यहाँ पे और इसको आ लिख देंगे, यानी कि स्वर हो गया। फिर ता लिखेंगे, ता के आधा है इसलिए हमने यहाँ पे देखेंगे आ नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, क्योंकि ता के नीचे ता स्वर रहित है। यहाँ पे ता में कोई स्वर है ही नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पर स्वर लिखा भी नहीं है। यहाँ पर देखें या में स्वर है तो यहाँ पर हमने या लिख दिया है। तो सत्य किस प्रकार तोड़ा? सा धन आ धन ता धन या और धन आ। नेक्स्ट देखेंगे द्वा। आपने देखें जो द्वा लिखा जिह्वा, ये आधा है, दिख रहा आधा, बट ये आधा नहीं है, पूरा होता है। यह सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है कि दिखता तो यहाँ पर देखेंगे आधा दिख रहा है परंतु यह पूरा होता है, जबकि जो दा होता है वह आधा होता है। ये दिख रहा है ना, दा ये आधा होता है और ये पूरा होता है। बा पूरा होता है और दा आधा होता है। इसको आप जरूर समझ लीजिए, आपको काम आएगा। देखेंगे जो हम लिखते हैं ना द्वंद्व समास, तो उसमें आपने देखा होगा ये सब, ठीक है। इसके बाद आता है रू। क्या आता है? रू और रू। अब यहाँ पे देखेंगे अब यहाँ पे क्या है? रू। तो इसको देखेंगे रा और ऊ, यानी कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा है, यानी कि रू है इस प्रकार से, इस प्रकार से। और यहाँ पे क्या है? रा और बड़ा ऊ। तो यहाँ पर अलग दिखा रहा है कि यहाँ पे यानी कि छोटा बड़ों की मात्रा है, तो इससे क्या होता है? रू। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कर्म। नेक्स्ट क्या है? कर्म। कर्म को हम किस प्रकार से तोड़ते हैं, आइए देखते हैं। का आ रा मा आ, इस प्रकार से हम इसका विच्छेद करते हैं। इसके बाद अगला शब्द है नर्क। नर्क में देखेंगे ना आ रा का और आ। यहाँ पर जो नर्क है ना रा, तो यहाँ पर रा पूरा है, देखो यहाँ पर रा पूरा है ना, यहाँ पर देखो रा पूरा है ना, तो यहाँ पर नर्क में क्या है? रा पूरा है। लेकिन यहाँ पर देखो नर्क में आपको दिख रहा होगा कि रा आधा है, बट वो आधा नहीं है, वो पूरा रा है, ठीक है। तो कुछ यही मिस्टेक होती हैं कि जो कि हम जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो परेशानी आती है।
हालांकि जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यह परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ट्रेन, आगे क्या है? ट्रेन। ट्रेन में क्या है? टा रा ए ने, ट रे ने, और यहाँ पर आ, तो इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, ट्रेन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कृषि। नेक्स्ट क्या है? कृषि। नेक्स्ट क्या है? कृषि का यहाँ पर री क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे री लगा हुआ है, इसलिए इसको री आया है, प्लस सा आया है और छोटी की मात्रा, यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर छोटी आ गई। अगला है चाँद। चाँद में क्या है? चा आ, यहाँ पर अंक जो चाँद बिंदु वाला है, इस प्रकार से चाँद बिंदु वाला आ है, और दा और आ। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, कहते हैं ना ज्येष्ठ भाई। जा, आधा जा है, इसलिए इसको हमने आधा ही जा लिखा है। या, यहाँ पर किसकी मात्रा? एक ही मात्रा, तो हम यहाँ पर एक ही मात्रा। सा आधा है, तो यहाँ पर भी सा आधा है। ठा, ठा और आज। नेक्स्ट है श्रद्धा। श्रद्धा में देखेंगे, श्रद्धा, श्रद्धा में क्या है? सा रा आ, क्योंकि आपको बताया था ना कि सा क्या है? संयुक्त व्यंजन है, तो इसलिए सा किस में तो टूटेगा? सा टूटेगा इस 3 प्रकार के वर्ण में, इन तीनों वर्ण में सा टूटेगा। ठीक है, और दा, दा आधा हो जाएगा और धा पूरा हो जाएगा, तो इसे क्या पढ़ते हैं हम? श्रद्धा। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें दा पूरा दिख रहा है, परंतु दा पूरा नहीं है, यहाँ पर धा पूरा है। ये कुछ, इसके बाद अगला क्या है? अगला यहीं तक थी। इसके बाद चलिए, तो यहाँ पर वर्णमाला टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर क्या है? वर्णमाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। और आप देखेंगे होंगे कि वर्णमाला टॉपिक में कुछ जटिलताएं आपको आई होंगी। आशा करते हैं कि आप एक बार इसका रिवीजन करेंगे और फिर से क्लास करेंगे तो कुछ जटिलताएं दूर हो जाएंगी। हालांकि टॉपिक थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा जटिल भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें फैक्ट हैं और वो आपको याद ही करना पड़ेंगी। यहाँ पर हमने जो कठिन वर्ण विच्छेद थे उनको लिया है, हालांकि बहुत सारे वर्ण विच्छेद हैं, बट आप क्या है प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी जब प्रैक्टिस सेशन की क्लास आएगी तो हम प्रैक्टिस सेशन में जो कि कठिन है और जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम उन वर्ण विच्छेदों को भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर वर्णमाला समाप्त हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा को। किसको पढ़ेंगे? संज्ञा को। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, फिर देखते हैं संज्ञा। संज्ञा में क्या है देखते हैं। संज्ञा क्या है? सम प्लस क्या, सम प्लस क्या, सम प्लस क्या में व्यंजन संधि है। सम प्लस क्या में कौन संधि है? व्यंजन संधि। देखेंगे संज्ञा क्या होती है। सबसे पहले तो हम जब संज्ञा को पढ़ते हैं तो हमें यह जान लेना जरूरी है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है देखते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के बारे में जो शब्द पूर्ण ज्ञान कराते हैं। यहाँ पर अब इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। जो जैसे किसी व्यक्ति में हमने कहा रमन, वस्तु क्या है? कलम, स्थान क्या है? आगरा, भाव क्या है? बुरा, अवस्था क्या है? बुढ़ापा आदि के बारे में जो शब्द हमें पूर्ण ज्ञान कराते हैं। अब देखिए, जब भी आपसे संज्ञा पूछी जाए तो क्या बताए कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था के बारे में जो शब्द पूर्ण ज्ञान दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? संज्ञा की डेफिनेशन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है
प्राचीन हिंदी या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में देखते हैं कि प्राचीन हिंदी या अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। प्राचीन हिंदी कहो या अर्थ के आधार पर, प्राचीन हिंदी या अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं अगला है आधुनिक हिंदी या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन में आपसे हमेशा घुमा के पूछता है इन दोनों ही क्वेश्चन को, या तो वह प्राचीन हिंदी पूछेगा या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछेगा। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। प्राचीन पूछे या अर्थ पूछे बात एक ही है, आधुनिक पूछे या व्युत्पत्ति पूछे एक ही बात है। इसका मतलब अर्थ होता है कि 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे संज्ञा के जो भेद है उनको हम अलग से पढ़ेंगे। किस प्रकार से देखेंगे? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ये हम 5 पढ़ेंगे। किस प्रकार से 5 पढ़ेंगे? प्राचीन हिंदी के अनुसार हम इनको 5 पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आप देखिए। संज्ञा पढ़ने से पहले आपने अभी तक संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, बट डेफिनेशन एक अलग पार्ट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से संज्ञा की शुरुआत हो जाती है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। आप यदि जो हम ट्रिक्स और नियम बताएंगे, यदि आप उन नियम और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आशा करते हैं कि आपको 100% किसी भी संज्ञा में कोई भी समस्या नहीं होगी। किसी भी संज्ञा में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बट जो हम रूल्स और जो ट्रिक्स बताएंगे आप उनको फॉलो करना, और उसी प्रकार देखेंगे आप क्या हम खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या हम जो कहा है वह इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है, आप देखेंगे। उसी प्रकार से आज आप संज्ञा पढ़ेंगे, आज से आपको संज्ञा पढ़ने के कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संख्या जटिल होने के साथ साथ इतनी सिंपल बना दी जाती है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखेंगे अब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें क्या कहा है कि सदैव एक वचन होगी। यहाँ पे नोट करिए, सदैव एक वचन होगी, ठीक है। दृश्यमान होगी यानी कि हमें दिखाई देगी, मूर्त होगी और अकेली होगी। यहाँ तक क्लियर। देखेंगे अब डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। क्या हो गई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को हम संज्ञा कहते हैं। देखेंगे उदाहरण देखेंगे। जैसे आगरा, हमने कहा आगरा, हमने कहा क्या कहा? आगरा। उसी प्रकार हमने कहा रामन, हमने कहा गीता, रामायण। अब देखिए, अब इन सभी नामों को हमने जो ट्रिक्स बताई है अब उस पर इम्प्लीमेंट करिए। हमने क्या बताया था कि जो एक वचन हो, क्या बताया था कि जो एक वचन हो, अकेला हो, मूर्त हो और दृश्यमान हो। अब देखेंगे आगरा, आगरा का बहुवचन बन सकता है? नहीं बन सकता। आगरा अकेला ही आगरा है, सही है। हाँ, माना कि आगरा बहुत से होंगे, बट जो एक आगरा ताजमहल के लिए फेमस है वह आगरा और कोई नहीं होगा। इस बात पे हम मानते हैं, क्योंकि कुछ गांव के नाम भी आगरा हो सकते हैं, इस बात में कोई दूरा नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे गाँव हैं इनका आगरा हो सकता है। लेकिन हम जब बात की जाती है आगरा, तो हमारे मस्तिष्क में छवि किसकी आती है? ताजमहल की। उसी प्रकार हमने कहा रमन, रमन से तात्पर्य है कि व्यक्ति है, वह अकेला भी है। रमन का बहुवचन भी नहीं बन सकता है, और रमन दिखता भी है यानी कि दिखाई भी देता है। परंतु हम जब बात की जाए कि दूसरे व्यक्ति का नाम भी तो रमन हो सकता है, बात सही है कि दूसरे व्यक्ति का नाम भी रमन हो सकता है, परंतु
दूसरे व्यक्ति का नाम रमन होगा तो उस रमन में और इस रमन में बहुत अंतर होगा। क्या होगा कि दोनों की जो शक्ल है वह एक सी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? दोनों की शक्ल है वह एक सी नहीं होगी, इसलिए रमन अलग है। ठीक है ना। उसी प्रकार हमने कहा गीता। जब बात करते हैं गीता की तो किसका ख्याल आता है? श्रीमद् भागवत गीता। जब बात की जाती है गीता तो हमारे मस्तिष्क में छवि किसकी बनती है? श्रीमद् भागवत गीता की, जो कि दृश्यमान भी है और अकेली भी है और जिसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार रामायण, तो रामायण की बात करते हैं तो उसी पर क्या आते कि हमारे सामने एक मस्तिष्क में छवि बनती है कि रामायण की। तो जो हमने ट्रिक्स बताई है, आप उस ट्रिक्स को सभी शब्द हैं उन पर फॉलो करिए। यदि वो फॉलो हो जाती हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यदि नहीं होती हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखेंगे और भी एग्जाम्पल है, उनको देखेंगे। संधि, अब देख लो सिंधु। सिंधु, सिंधु नदी का नाम है, तो सिंधु नदी एक ही तो है, सिंधु नदी एक ही है। उसी प्रकार गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, नदियों के नाम है। अब नदियों के नाम है तो नदी एक ही है, इसका बहुवचन तो बन नहीं सकता है। और यह हमें दिखाई भी देती है कि सिंधु नदी है, दिखाई भी देती है, और इसका बहुवचन हम नहीं बना सकते हैं। और यह दुनिया में अकेली ही है सिंधु नदी जैसी, हालांकि दुनिया में कोई नदी है ही नहीं। ठीक है ना। उसी प्रकार गंगा और ब्रह्मपुत्र भी है। इसके बाद है सोमवार, यानी कि दिनों के नाम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार। इसके बाद महीनों के नाम है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर तक। कुछ दिशाओं के नाम जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। त्योहारों के नाम भी व्यक्तिवाचक में ही आते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, दशहरा, और जो भी त्यौहार है बाकी सभी त्यौहार व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। उसी प्रकार ग्रहों के नाम हुआ, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। ये सभी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। इसको आप याद कर लीजिए। जैसे हमने कहा कि ग्रहों के नाम, तो पता है कि जो ग्रह है वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कहा कि त्योहारों के नाम, तो रक्षाबंधन, दीपावली। अब अन्य त्यौहार भी आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पता है कि त्यौहार है, जैसे पता है त्यौहार है तो हम कह देंगे भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। इसके बाद शक सम्मत भी व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसके जैसे और हों। आप इस ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, जिसके जैसे और हों। ठीक है। बहुवचन बन सकता हो, बहुवचन बन सकता हो। अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। क्या है? वह संज्ञा, यहाँ पर हम देख रहे थे जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप जो ट्रिक्स हैं आप उनको नोटिस करेंगे, देखेंगे। जिसके जैसे और हो, बहुवचन बन सकता हो। आपने यदि इन ट्रिक्स को नोट कर लिया तो आप मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा चैप्टर ही पूरा आपको कभी ये भूलेंगे ही नहीं, और आपको कभी दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है।
ट्रिक्स क्या कहती है कि जिसके जैसे और हो और बहुवचन बन सकता हो। आइए इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सच में ट्रिक्स काम करती है। देखें, लड़का, नगर, स्त्री, आम। हमने यहाँ पे क्या बताया, लड़का, नगर, स्त्री, आम। हमने कहा जब लड़का, तो क्या दुनिया में एक ही लड़का है? ऐसा तो नहीं भाई, एक लड़का है, ये लड़के जैसे अन्य लड़के भी हैं, लड़का एक तो नहीं है। और लड़का का हम बहुवचन भी बना सकते हैं। कहते हैं ना कि लड़कों ने शोर मचाया, मतलब लड़कों का बहुवचन बन सकता है। इसका तात्पर्य वह जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार नगर, नगर एक नगर थोड़ी ना होता है, कई नगर है, और नगर का बहुवचन भी बन सकता है। उसी प्रकार स्त्री, स्त्री की बात की है तो स्त्री एक नहीं होती है। अगर हाँ किसी का नाम होता तो मान सकते, किसी का नाम है वो अलग बात। जैसे हमने कहा कि किसी का नाम है श्रद्धा, या कोई भी नाम हो सकता है, तो मान सकते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है। लेकिन जब हम बात करते हैं स्त्री, तो स्त्री एक नहीं अनेक में आ जाता है, यानी कि इसका बहुवचन भी बन सकता है। इसके बाद आता है आम। आम क्या है? आम एक नहीं होता है, आम एक नहीं होता है। जैसे आम पर्टिकुलर एक आम है तो वो आम थोड़ी ना है, आम नहीं है, क्योंकि आम की तो बहुत सारे आम है, आम में भी वैरायटी होती है। कभी लंगड़ा आम और भी अन्य आम की वैरायटी है, लंगड़ा, दशहरी, तो उसमें वैरायटी है। परंतु पर्टिकुलर नाम थोड़ी ना दिया कि आम कौन सा है, उसने सिर्फ कहा आम। तो आम का बहुवचन भी बन सकता है, और आम जैसे बहुत आम होते हैं, यानी कि आम भी जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए, इसमें एक भी और भी था, कुत्ता। हाँ, तो कुत्ता का भी बहुवचन बन सकता है, और कुत्ता एक नहीं होता, कुत्ता जैसे कई कुत्ते होते हैं, मतलब कुत्ते जैसे और भी कुत्ते होते हैं, तो इसका बहुवचन बन सकता है, और जिसके जैसे और हो, यानी कि इसका और भी है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि वे संज्ञा, डेफिनेशन कहती है वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। अब देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में देखते हैं, पहले देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन है। वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? द्रव्य का बोध कराती है। इसमें क्या आता है? खाने पीने की चीज़ें आती हैं, लोहा, सोना, यानी कि धातु भी आती है। ठीक है, तो खाने पीने की चीज़ों में क्या आता है? जैसे तेल हो गया, पानी, दूध, घी, ये सब खाने पीने की चीज़ें हैं। और जो कि धातु में क्या आ जाता है, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, ये सभी खाने पीने मतलब धातु में आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? जिसकी गिनती न की जा सकी, जिसकी गिनती न की जा सकी। यहाँ पर देखेंगे जो भी एग्जाम्पल है, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। जैसे हम तेल है, तो हम तेल को गिन नहीं सकते कि हमने एक तेल लिया, दो तेल लिया, बट हम जब क्या कहते हैं, तेल को मापते हैं, किस में मापते हैं? लीटर में। जैसे हम दुकान पे जाते हैं तो हम कहते हैं 1 लीटर तेल दो, तो तेल देता है। लेकिन हम तेल को गिन भी सकते हैं। कैसे गिनते हैं? तेल को हम नहीं गिनते हैं, बट उसके पैकेट को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? पैकेट, पैकेट को कैसे गिनते हैं? जैसे हमने कहा कि 2 पैकेट दो, 2 पैकेट दो, तो हमने गिना किसको है? पैकेट को गिना, ना कि तेल को। तेल कभी नहीं गिन सकते, तेल को सिर्फ माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। तेल को हम माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। गिनते किसको हैं? पैकेट को। उसी प्रकार आपने देखा होगा, दुकान पे जाते तो हम क्या कहते हैं? एक दूध का पैकेट दो, एक दूध का पैकेट दो। तो हमने दूध को गिना नहीं है, हमने उस पैकेट को गिना है। ठीक है, तो आप यहाँ मत कहना कि सर हम दूध को गिन सकते हैं या तेल को गिन सकते हैं। गिन नहीं सकते,
बट अब हम उसको माप सकते हैं, गिनते हम उस पैकेट को हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, देखते हैं। वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, किसका बोध कराए, समूह का बोध कराए। वे संज्ञा जो किसी समूह का बोध कराए, जिसकी गिनती की जा सकती। यहाँ पे देखेंगे द्रव्यवाचक में क्या कहा था कि गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन हम जब समूहवाचक की संज्ञा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, गिनती की जा सकती है। यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों का समूह हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे गिनती की जा सकती है, गिनती की जा सकती है। दूसरा, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे भीड़ हो गई, सभा, संसद, गिरोह, पुलिस, परिवार, आर्मी, कक्षा, दल, सेना, गुच्छा, पुंज। हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं। आप इन सभी में देखना कि जो हमने ट्रिक्स बताई, इसमें ट्रिक्स क्या है, यही तो ट्रिक्स है कि जिसकी गिनती की जा सकती हो। अब यहाँ पे देखेंगे भीड़ है, तो भीड़ की गिनती की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग 50 लोग थे, 10 लोग थे या 20 लोग थे। उसी प्रकार गिरोह, उसका भी अंदाजा लग जाता है कि गिरोह में कितने लोग शामिल थे। बात करते हैं जब सभा होती है, तो सभा में पता होते हैं कि सभा में कितने लोग शामिल हैं। उसी प्रकार देखेंगे परिवार में हमें पता होता है कि परिवार में कितने सदस्य हैं। सेना में हमें पता नहीं होता है, बट गवर्नमेंट यानी कि सरकार के पास यह रिकॉर्ड होता है कि हमारी सेना में कितने जवान कार्यरत हैं, यानी कि जो काम कर रहे हैं। दल का भी पता होता है कि दल में कितने लोग हैं। कक्षा, एक कक्षा में कितने लोग हैं उसका भी पता चल जाता है कि एक कक्षा में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं। उसी प्रकार संसद का भी पता है कि संसद में कितने जो सांसद हैं वह हैं। उसी प्रकार देखेंगे कि पुलिस में भी पता होता है कि पूरी पुलिस फोर्स में कितने जो पुलिसकर्मी हैं, यानी कि पुलिसकर्मी हैं वह काम कर रहे हैं, यानी कि कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार आर्मी का भी पता होता है कि आर्मी में कितने जवान कार्य कर रहे थे। गुच्छा का भी पता होता है कि गुच्छे को गिन सकते हैं कि एक अंगूर का गुच्छा है, उसको गिन लो कि इसमें कितने हैं। और पुंज को भी हम गिन सकते हैं। तो इसकी ट्रिक्स क्या है, देखेंगे कि जिसकी मेन ट्रिक्स क्या है इसकी, कि जिसकी गिनती, इसकी यही ट्रिक्स है कि जिसकी गिनती की जा सकती है। बस इसको याद रखो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समूहवाचक संज्ञा में क्या याद रखना है आपको, कि जिसकी गिनती की जा सकती हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या है, अदृश्य हो और एक वचन हो। इसको देखेंगे कि अदृश्य भी होना चाहिए और एक वचन भी होना चाहिए, ठीक है। जिसको हम छू ना सकें या छुआ ना जा सके, बात एक ही है, जिसको हम छू नहीं सकते। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि के बारे में बताती है, यानी कि वह संज्ञा जो इन सभी के बारे में बताती हो। देखते हैं, भाव क्या है, यहाँ पर खुशी है, दुख का भाव है, उदासी भाव है या प्रेम भाव है। गुण की बात करते हैं तो ईमानदारी और परिश्रम गुण हो जाता है। दोष की बात करते हैं तो बुराई और बेईमानी, यहाँ पर दोष हो जाते हैं। अवस्था से क्या है, यौवन या बुढ़ापा। यौवन या बुढ़ापा ये अवस्था ही है, ये व्यक्ति की अवस्था है। व्यक्ति यौवन हुआ यानी कि युवावस्था में आया है, तो एक दिन बुढ़ापा भी होगा, यानी कि वह अवस्था की बात कर रहा है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसकी ट्रिक्स क्या थी, ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स थी इसकी
कि जिसको अदृश्य हो और एक वचन हो और छुआ ना सके। आप कभी खुशी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप किसी की ईमानदारी को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। आप किसी की बेईमानी को छू सकते हैं? बताइए। उदासी को छू सकते हैं? किसी के प्रेम को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। अब देखेंगे हमने जितना भी अंडरलाइन किया है, अब इन सभी को इन ट्रिक्स के द्वारा इम्प्लीमेंट कीजिए। क्या यह सभी ट्रिक्स फॉलो करती हैं या नहीं फॉलो करती हैं? अब देखें, हमने कहा खुशी हमें दिखाई नहीं देती है। कोई व्यक्ति यदि खुश है यानी कि प्रसन्न है, तो हमें दिखाई नहीं देती कि खुशी, लेकिन उस व्यक्ति के जो चेहरे के हाव भाव हैं वह बताते हैं कि वह व्यक्ति खुशी है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमने खुशी को नहीं देखा, परंतु उस व्यक्ति के जो चेहरे पर भाव था, उस भाव को देखकर हमने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति खुश है। ठीक है। अब खुशी एक वचन भी है। इसके अलावा जिसे छुआ जा सके, हम खुशी को नहीं छू सकते। क्या करें भाई, किसी की खुशी को हम कैसे छू सकते हैं? बट हम उस व्यक्ति को छू सकते हैं जो कि खुश है। उसी प्रकार ईमानदारी है, तो ईमानदारी है एक गुण है व्यक्ति के अंदर। तो हम वह अदृश्य हमें दिखाई नहीं देता है। भाई कोई व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, वह हमें दिखाई थोड़ी ना देता है। हमें उसके कार्यों से पता चलता है कि वह व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है। उसी प्रकार ईमानदारी एक वचन भी है। ईमानदारी को हम छू नहीं सकते। कोई व्यक्ति ईमानदार है तो वह तो उस व्यक्ति का गुण है, परंतु हम ईमानदारी को कैसे छुएंगे? क्योंकि वह तो उसका गुण है, तो हम उसको छू भी नहीं सकते। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? मैंने आपको इसलिए दो बार बताया है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं आगे है भाव और विशेषण। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाव और विशेषण में थोड़ा डिफरेंस, तो हम इसको डिफरेंस को भी बता देते हैं कि भाव और विशेषण में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं। जैसे प्रेम है, तो प्रेम एक भाव है, लेकिन प्रेम ही है, तो प्रेम एक विशेषण है। उसी प्रकार क्रोध का एक भाव होता है, लेकिन क्रोध ही क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार उदासी एक भाव है, लेकिन उदास क्या है? विशेषण है। दुख क्या है? एक भाव है, व्यक्ति के भाव है, क्या है? दुख। लेकिन दुखी क्या है? दुखी उसकी विशेषता बताता है। जैसे वह व्यक्ति बहुत दुखी है, अर्थात वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति दुखी है। वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति दुखी है, तो दुखी क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण होता क्या है कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जब हमने कहा कि वह व्यक्ति दुखी है, तो दुखी कहने से तात्पर्य हुआ कि वह व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि व्यक्ति दुखी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। आइए देखते हैं वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इसमें पहला है विशेषण के द्वारा, दूसरा है क्रिया के द्वारा, तीसरा है जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, चौथा है सर्वनाम के द्वारा और पांचवा है अव्यय के द्वारा। चलिए देखते हैं पहला। पहला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्या है? विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखेंगे कुटिल है, कुटिल है, इसका भाववाचक संज्ञा क्या है? कुटिलता। कुटिल विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? कुटिलता। उसी प्रकार सरल विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सरलता। युवा का भाववाचक संज्ञा क्या रहेगी? यौवन। डरावना, डर। शांत से शांति, रोगी से रोग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है और भी है, देखेंगे। इसमें है ऊंचा, ऊंचा का क्या होता है, ऊंचाई। वीर, वीरता। गरीब, गरीबी। भला, भलाई। इसके बाद है पीला, पीलापन। भूखा, भूख। ठंडा, ठंडक। यानी कि जो विशेषण है इससे हमने क्या बनाया है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया है। ठीक, आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। हम क्या देख रहे हैं कि जातिवाचक संज्ञा है और उससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखेंगे कैसे। जैसे इंसान है यहाँ पर, तो इंसान से क्या बन गई इसकी भाववाचक संज्ञा, इंसानियत। घर है, घर से संज्ञा कौन सी बनी, घरेलू। डर से क्या, डाकू से डकैती। पुरुष से पुरुषत्व, पुरुष से क्या बना, पुरुषत्व। आगे देखेंगे, आगे है, आगे देखेंगे। स्त्री से स्त्रीत्व। माता से मातृत्व। पिता से पितृत्व, पितृत्व। और बच्चा से बचपन। दोस्त से दोस्ती। शिशु से शैशव। नेता से नेतृत्व, नेता से क्या बनेगा, नेतृत्व। आगे देखते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब क्या देखते हैं कि क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, देखेंगे। तो हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा निर्माण करने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रिया होती क्या है। जरूरी है कि क्रिया होती क्या है, क्रिया होती क्या है। क्रिया क्या होती है, आइए देखते हैं। जो किसी कार्य के होने का बोध करे, जो किसी कार्य के होने का बोध करे। जैसे अभी क्या देखिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये क्रिया हो रही है। लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो आप भी क्रिया कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो एक कार्य को दर्शा रहा है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। आप भी क्या कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाया है कि जो किसी कार्य के होने को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए कि क्रिया से हम किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। देखिए, चुनना, चुनना एक क्रिया है। चुनना से क्या बनेगा, चुनाव। चुनना से क्या बनेगा, चुनाव। चमकना से चमक। जागना से जागरण। गाना से गान। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब क्या है, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, अव्यय क्या होते हैं, आइए देखते हैं इनको। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय है बेविकारी शब्द, बेअभिकारी शब्द, बेअभिकारी शब्द। क्या है, अभिकारी। अभिकारी शब्द क्या होते हैं कि जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। किसके अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिक, जैसे लिखा अधिक, अधिक, तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, अधिकता। मना, मना का जो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, मनाही। बहुत, बहुत की भाववाचक संज्ञा बनेगी बहुतायत। निकट, निकट की संज्ञा क्या बनेगी, निकटता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है और आखिरी भी है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। आखिरी क्या है कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, जैसे लिखा अहम, अहम, अहम का क्या बनेगा, अहंकार। अपना, अपना का क्या बनेगा, अपनापन। निज का
निजता, सर्व का सर्वदा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अहम का अहंकार। अब हम यहाँ पे देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, इसको हम अभी पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सर्वनाम होते हैं कि वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संज्ञा की रिपीटेशन को रोकते हैं। क्या करते हैं, संज्ञा की रिपीटेशन को रोकते हैं। जैसे हमने कहा राम बाजार जाता है, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हमने 2 बार राम कहा, तो हम कह सकते हैं कि राम बाजार जाता है, वह अच्छा लड़का है। तो इसकी क्या करते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं। आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम शुरू करने से पहले एक बार हम इसका ब्रीफली रिवीजन कर लेते हैं। इसी को हमने अभी क्या पढ़ा, संज्ञा। देखेंगे जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन करते हैं। संज्ञा, संज्ञा में क्या देखा था, संज्ञा इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देखी थी। इसके बाद प्राचीन हिंदी अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के, आधुनिक हिंदी और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या देखा था, सदैव एक वचन होता है, दृश्यमान होता है, मूर्त और अकेली होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद क्या देखा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में क्या देखा था, जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। नेक्स्ट द्रव्यवाचक में क्या देखा था, द्रव्यवाचक में देखा था कि जो गिनती ना की जा सके, गिनती ना की जा सके, और खाने पीने की चीज़ें। नेक्स्ट जातिवाचक में क्या देखा था कि जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो, बहुवचन बन सकता हो, तो वहाँ क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। किस किस से होता है, यहाँ पर देखेंगे विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम अव्यय। 5 प्रकार से होता है, देख लिया। यहाँ पर देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। यहाँ पर क्या था, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में क्या था, अदृश्य था, एक वचन था, और जिसे छुआ ना जा सके, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिया से भाववाचक संज्ञा थी, इसको देखा। इसके बाद जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा, इसको देखा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, इसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा और सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर हमने संज्ञा टॉपिक को कवर कर लिया है। यदि आपको संज्ञा टॉपिक में कोई भी डाउट हो, या आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसा है जो हमने बताया है और रूल्स उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, या मान लीजिए आपको लगता है कि कठिन है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सा वर्ण है जो आपको लगता है कि हमारे द्वारा बताए गए रूल्स के अनुसार नहीं है, तो हम ज़रूर बताएंगे। आप एक बार कमेंट करिए तो हम उसको बताएंगे। लेकिन अभी हम सर्वनाम की क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी सर्वनाम को स्टार्ट करते हैं आज। देखते हैं सर्वनाम, सर्वनाम क्या होते हैं, डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके जो भेद है उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है कि वे शब्द, सर्वनाम क्या होता है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। हमने बताया ना अभी कि संज्ञा की रिपीटेशन को रोकते हैं। किसको करते हैं, रिपीटेशन को रोकते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। किसके स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि संज्ञा, किस लिए, किस लिए, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी कि संज्ञा शब्द बार बार ना आए, इसलिए उनको प्रयोग किए जाते हैं। क्यों प्रयोग किए जाते हैं, कि संज्ञा जो शब्द हैं वह बार बार ना आए, इसलिए उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है।
जैसे उदाहरण देखेंगे, राम ईमानदार है, वह सुंदर है, वह अच्छा लड़का है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी राम आया है, एक मिनट, यहाँ पर भी राम आया है, यहाँ पर भी राम आया है, और यहाँ पर भी राम आया है। तो जब राम बार बार ना आए, इसलिए हमने उसकी जगह पे क्या कर दिया, यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वह कर दिया, और यहाँ पर भी वह कर दिया। यदि राम की जगह यदि कोई स्त्री का नाम होता तो हम यहाँ पर वह यानी कि वह स्त्रीलिंग होता, तो वह भी होता तो स्त्रीलिंग भी वह होता, स्त्रीलिंग भी वह होता। जैसे वह जाती है, वह सुंदर है, तो वह जाती है, मतलब स्त्रीलिंग होता है उसका, समझिए, ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं सर्वनाम के भेद। अब क्या देखते हैं हम, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं टोटल, 6। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, बात की जाए मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि जब बात की जाए कि मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आएगा इसका 11। लेकिन जब बात पूछे सर्वनाम के भेद तो 6 है, लेकिन जब मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए तो कितना है, 11। कितने हैं, 11। देखेंगे कौन कौन से हैं, मैं, तुम, जो, सो, यह, वह, आप, कौन, क्या। मैं तो किस में आता है, पुरुषवाचक में, जो, सो संबंध में, यह, वह निश्चय में, आप निज, और कौन क्या प्रश्नवाचक में, कोई कुछ अनिश्चय वाचक में। आइए देखते हैं इनके भेद। भेद है, पहला भेद पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम, इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं हम, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो शब्द किसी निश्चय व्यक्ति वस्तु का बोध करे, यानी कि यहाँ पर क्या बताया है कि निश्चितता का बोध होता है। किसका बोध होता है, कि निश्चित है, यानी कि वह फिक्स है, ठीक है, बोध कराता है, तो वहाँ क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखेंगे, जैसे यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा पेन है, और यह मेरी शर्ट है, यह मेरी शर्ट है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक अपनापन बता रहा है कि यह मेरी है, मतलब वो कह रहा है कि यह मेरी है, ठीक है। सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। यहाँ पर क्या होता है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम, जैसे यह भी सर्वनाम है और मेरी भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होता है। नेक्स्ट, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, कैसे होता है, जैसे हमने कहा यह मेरी शर्ट है, या यदि हम इसको उल्टा कर दें कि यह शर्ट मेरी है, तो यदि यह कह दें कि यह शर्ट मेरी है, मतलब सर्वनाम के साथ यदि संज्ञा आ जाए तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यह है सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम शब्द क्या आ गया, संज्ञा शब्द आ गया, तो क्या हो जाता है, यह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। लेकिन जो निजवाचक सर्वनाम में, इसमें क्या होता है कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चय वस्तु का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अनिश्चय वस्तु, यानी कि फिक्स नहीं है भैया, इसमें फिक्स नहीं है कि किस वस्तु की बात कर रहे हैं। अनिश्चय कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स नहीं है, तो अनिश्चय वस्तु का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखेंगे, कोई प्राणीवाचक के लिए यूज किया जाता है जो सजीव हो, और कुछ वस्तुवाचक के लिए किया जाता है जो कि निर्जीव हो। उदाहरण से देखेंगे इसको। जैसे हमने कहा बाहर गेट पर कोई आया, हमने कहा कि बाहर गेट पर कोई आया। अब हमें पता नहीं कि बाहर गेट पर कौन आया। मान लीजिए पिताजी हो, आपका कोई रिलेटिव्स भी हो सकता है, लेकिन हमें कंफर्म पता नहीं है कि बाहर गेट पर कोई पड़ोसी भी हो सकता है बाहर गेट पर, लेकिन जब पता नहीं है तो क्या बोलेंगे हम? कोई। तो यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक है। पता नहीं कि कौन है, फिक्स थोड़ी है, कोई भी हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा, रिलेशन में है, रिश्तेदार है, जो भी हो सकता है, आपके माता पिता आ सकते हैं। कोई आ रहा है, इसका कंफर्म नहीं है। मैं कुछ लाया हूँ, यहाँ देखिए वस्तुवाचक के लिए यूज किया है, कुछ लाया हूँ। अब मान लीजिए कुछ लाया हूँ, इसका कंफर्म नहीं है कि आप क्या लाए हैं। मैंने कहा मैं कुछ लाया, पिताजी ने कहा कि मैं बाजार से कुछ लाया हूँ, इसका तात्पर्य हुआ कि पिताजी ने कंफर्म नहीं किया है कि वह बाजार से क्या लाए हैं। खाने के लिए कोई वस्तु ला सकते हैं, पहनने के लिए कोई कपड़ा ला सकते हैं, इसका भी उन्होंने बताया नहीं है। जैसे मैंने कहा मैं कहीं पर पहुंचा हूँ, मैं कहीं पर पहुंचा हूँ, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है कि मैं किस स्थान पर पहुंचा हूँ। यदि मुझे स्थान का नाम पता होता तो मैं बताता कि मैं वह स्थान पर पहुंच चुका हूँ। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कहीं पर पहुंचा हूँ, यानी कि मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ। इसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण ये है, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें देखेंगे क्या होता है कि वह सर्वनाम जो प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रश्न करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे देखेंगे उदाहरण, आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? हमने प्रश्न किया किसी से कि आपका क्या नाम है, ठीक है, आपका क्या नाम है, तो वह व्यक्ति जवाब देगा कि मेरा नाम रमन है, या मेरा नाम श्रद्धा है, या मेरा नाम गीता है। कोई भी कह सकता है कि मेरा नाम क्या है। हमने कहा यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, तो हमने यह प्रश्न किया ना कि किसकी कलम है। अब जिस व्यक्ति की कलम होगी वह कहेगा कि यह मेरी कलम है। उसी प्रकार हमने कहा, उसी प्रकार अगला है, कानपुर से क्या लाना है, कानपुर से क्या लाना है। मैं प्रश्न कर रहा हूँ कि मैं कानपुर से क्या लाना है, भाई आप बताओ कि क्या लाना है, प्रश्न पूछ रहा कि क्या लाना है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। वे शब्द जो वाक्यांश किसी अन्य वाक्यांश को जोड़ें तो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसको देखेंगे थोड़े से। वाक्यांश किसी अन्य वाक्यांश को जोड़ें, क्या है? अन्य वाक्यांश को जोड़ें। कैसे? जैसे हमने कहा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहाँ पर जिसकी उसकी संबंध जुड़ रहा है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट देखेंगे, जो आया है सो जाएगा। देखेंगे यहाँ पर, जो आया है सो जाएगा। इसके बाद अगला है जैसा देश वैसा भेष। अगला है जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। इसमें क्या है? जो, सो, जैसा, वैसा,
जो वही। तो ये क्या है, ये क्या है, संबंध बता रहा। जैसे जैसा देश वैसा भी, मतलब संबंध बता रहा, और जो जोड़ रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद या स्वतः अपने आप का बोध कराए, अपने आप का बोध कराते हैं। इसमें क्या है, स्वयं, स्वयं, खुद, स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं खुद ही पोछा लगाऊंगा। वो अब अपने आप से कह रहा है कि वह खुद ही पोछा लगाऊंगा, यानी कि वह निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। और भी देखेंगे, मैं स्वयं दिल्ली जाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे स्वयं, वह अपने आप की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, मैं अपना, नेक्स्ट क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ पर स्वयं करता हूँ। मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है, देखेंगे आप कि वह अपने आप की ही बात कर रहा है, मतलब वह निजवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद अगला क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है, आइए देखते हैं। वे सर्वनाम जो किसी पुरुष, वे सर्वनाम जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं। जैसे देखेंगे पुरुष का वर्णन कैसे करते हैं, देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें देखेंगे क्या है, देखते हैं। इसमें है मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमारी और हमको। यानी कि उत्तम पुरुषवाचक में क्या आते हैं, मेरा, मुझको, हमारा, हमारी, हमको आदि शब्द आते हैं। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आता है, तुम, तेरा, तुझको, आपका, आपकी, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आते हैं, वह, यह, ये, वे, उन्होंने, इन्होंने, उसकी, उसका, उनकी, उनके आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से वक्ता, यानी कि वक्ता द्वारा कहा जाता है उत्तम पुरुषवाचक। और मध्यम पुरुष क्या होता है, श्रोता। जबकि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कोई तीसरा व्यक्ति के बारे में बात होती है। जैसे देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है, उनके द्वारा ही स्पष्ट होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल क्या है, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। इसमें देखेंगे वह ईमानदार लड़की है। हमने अभी क्या बताया था आपको, यहाँ पर क्या होगा, अन्य पुरुष। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बताया था, यह, वह किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। मैं बाजार जाता हूँ, मैं, यहाँ पर मैं कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। उन्होंने खाना नहीं खाया, यहाँ पर देखेंगे उन्होंने, उन्होंने कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए देखते हैं और क्या है, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो।
तो इन्हें कौन सा सर्वनाम है, इन्हें उन्हें कौन सा सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला है तुम मुझे पसंद हो। अगला क्या है, तुम मुझे पसंद हो। यहाँ पर सर्वनाम क्या है, तुम सर्वनाम किसके अंतर्गत आता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पर 6, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा सर्वनाम के भेद कितने थे, 6। आइए फटाफट एक बार इनको देख लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या था, देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा है सर्वनाम के भेद। सबसे पहले सर्वनाम को पढ़ा है। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि संज्ञा की रेपिटेशन यानी कि पुनरावृत्ति को रोकते हैं। क्लियर, ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 6। कौन कौन से भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, 6। बात की जाए मूल सर्वनाम शब्दों की, तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या टोटल कितनी होती है, 11। कितनी होती है, 11। कौन कौन से हैं, मैं तुम, जो सो, यह वह, आप, कौन, क्या, कोई, कुछ। मैं तो किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक के, जो सो संबंध के, यह वह निश्चय के, आप निज के, कौन क्या प्रश्न, कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, यहाँ पर एक मिस्टेक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखेंगे निजवाचक, यहाँ पे निज नहीं होगा, यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे एक मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे निज नहीं होगा, यहाँ पे लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अब इसको सही कर लें। निश्चयवाचक या संकेत, यानी कि वो निश्चय की बात कर रहा है कि जो किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, यहाँ पे निज नहीं होता है, इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। बाकी सही है आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया था कि सर्वनाम का पड़ोसी सर्वनाम होना चाहिए। यदि सर्वनाम का पड़ोसी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, विशेषण बन जाता है। यहाँ पर बताया था ना, नहीं तो विशेषण बन जाएगा, ठीक है। कौन सा विशेषण होता है, वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है, तो इस पॉइंट को याद रखना होता है। इसके बाद निश्चय और यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, जिसमें अनिश्चय वस्तु का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई क्या होता है, सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है, कुछ निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें हमने क्या देखा था कि उत्तम, एक मिनट, यहाँ पर देखा था उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, तीनों पुरुषवाचक को देखा था, और कुछ उदाहरण थे जिनके माध्यम से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को देखा था। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि हमने आज की क्लास में 3 टॉपिक को कवर किया है, जिसमें हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, तीनों टॉपिक को कवर किया है, और उसके साथ ही क्लास को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास कैसी लगी है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट एक बार में आपको 3 टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, तो ये भी आपको बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि एक बार में आपने क्लास की
3 टॉपिक कवर हो गए। आने वाली क्लास में हम इसी प्रकार से, थोड़ी लंबी क्लास रहेगी बट 2 क्लास 3 क्लास लेके आपकी क्या है, हिंदी को और भी जल्दी ही कवर करेंगे। क्योंकि जो हिंदी है वह आप किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ सकते हैं, चाहे आप पुलिस का एग्ज़ाम हो या एसआई का एग्ज़ाम हो या लेखपाल का एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम क्या है, क्योंकि हिंदी का यदि आपका बेस क्लियर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है। यदि आपका बेस क्लियर नहीं है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं जा सकते हैं। तो आप इतना ही है कि आप क्लास करिए और क्लास के लास्ट में आप बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। क्लास आपको कैसी लगी है इसके बाद बताना। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो और भी मिलती ही रहेंगी, ठीक है। यदि आपका कोई सजेशन हो, यदि आपको कोई सजेशन हो तो आप ज़रूर बताना कि हम आपके लिए किस प्रकार से क्लास को और बेहतर कर सकें, ठीक है। इसके अलावा क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। पॉजिटिव डाउट हो पॉजिटिव बताना, और यदि आपका कोई नेगेटिव भी डाउट हो तो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही कमेंट करें। यदि आपको लगता है कि क्लास में कोई कमी है तो आप ज़रूर कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। आपका सजेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।